बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। टॉप क्लास स्टार आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नवाज शरीफ के मरी दरबार में मुलाकात। नई काबीना में वजीर बनने और बनाए जाने पर गहरी दरार भी सामने आ गई। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की एक तवील मुलाकात के बाद भी नई काबीना के लिए नामों की लिस्ट को फाइनल नहीं किया जा सका। मुंतखब वज़ीर आज़म अगर बाइख्तियार है तो काबीना के लिए हतमी नाम तरतीब देने में इस कदर ताखीर क्यों? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नून लीग के सीनियर वज़रा वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के मातहत काम कर सकेंगे? सबसे अहम पॉइंट्स हैं, सबसे पहले इन पे बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस की। हुक्मरान जमात ने सालाना 20 अरब डॉलर पाकिस्तान भिजवाने वाले 1 करोड़ पाकिस्तानियों की वफादारी को मशकूक बना डाला। ओवरसीज पाकिस्तानियों की इमरान खान को भेजी जाने वाली फंडिंग को गैर मुल्की फंडिंग करार दिया जाए, नून लीग की एक निराली मंतक। जबकि दूसरी जानिब दफ्तर खारजा के अफसरान की बेगमात ने पफवा नामी NGO के जरिए भारत समेत 26 गैर मुल्की सिफारतखानों से 26,000 डॉलर से जायद चंदा इकट्ठा किया। सुप्रीम कोर्ट का शरीफ खानदान के ट्रायल की जानिब एक और अहम और बड़ा कदम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को नाअहल देने वाले बेंच के ही एक मेंबर जस्टिस एजाजुल एहसन को निगरान जज मुकर्रर कर दिया। यह भी आपको बताएंगे कि सेशन जज इस्लामाबाद ने साबिक एडिटर जनरल बुलंद अख्तर राना की सजा को मुअत्तल करते हुए फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म भी दे दिया गया। प्रोग्राम के जब अगले हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि शरीफ खानदान के नुमाइंदों ने अहाते अदालत में खड़े होकर JIT और पैनामा बेंच में शामिल जजेस के बाद चीफ जस्टिस पर संगीन इल्जामात लगा दिए। जस्टिस खोसा ने अपने फैसले में यह लिखा था कि कमर जमान चौधरी को इन तहकीकात से अलग कर दिया जाए। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी चेयरमैन नैब को ओहदे पर काम न करने से रोकने पर एक अहम सवाल उठा दिया। और कुछ बात आयशा गुल अलाई की भी होगी, जिसने कल तक तो सर पर आसमान उठाए रखा था, मगर 24 घंटे गुजर चुके हैं, अब भी वो इमरान खान के ऊपर कोई जो संगीन इल्जामात लगाए गए सबूत पेश न कर सकी। हल्का N1 से भी टिकट मांगने का इतराफ उन्होंने किया। इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की उस मीटिंग के हवाले से आमिर साहब बात करेंगे जो नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ के साथ मरी में की है। क्या समझते हैं कि जिन चीज़ों के खदशात थे, क्या वो वाकई सच्चाई बनकर सामने आ रहे हैं? जी, एक सच्चाई तो सामने नज़र आ गई कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो बेंच वार्मर के तौर पे वो वज़ीर आज़म रहना चाह रहे हैं। सारी बॉडी लैंग्वेज से और सारी जो गुफ्तगू सामने आई है कि वो कोई सही वज़ीर आज़म बनने का उनका भी कोई इरादा नहीं और हालात भी नहीं है। ठीक है, मेरा ख्याल है ये वज़ारत उज़्मा की बड़ी इस ऑफिस की तौहीन है कि चाहे आप 3 महीने के लिए भी बने, दैन यू हैव टू बी दी प्राइम मिनिस्टर, बाख्तियार नहीं, दी प्राइम मिनिस्टर। आपको उस ओहदे के साथ इंसाफ करना चाहिए। ज़्यादती है बड़ी सख्त हुई। ये इंडिया में बिहार में हुआ था कि लालू प्रसाद यादव साहब जो है वो करप्शन के इल्ज़ाम में फारिग कर दिए गए थे, तो फिर उनकी बेगम साहबा राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। वो आज तक पूरे लतीफ़े उनके मशहूर है राबड़ी देवी की। तो इनका भी इरादा क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये राबड़ी देवी वाले ही वज़ीर आज़म बनेंगे। आज क्लियरली राबड़ी वज़ीर आज़म जो है ना, रबड़ के वज़ीर आज़म कह लें, रबड़ स्टैम्प कह लें, जो भी कह लें, उन्होंने क्लियरली वो डर रहे हैं बात करते हुए अपनी तरफ से। वो कह रहे हैं जी ये कहेंगे। प्रॉब्लम यहाँ असूली भी है कि वो लालू प्रसाद यादव वैसे बाद में क्लियर होके दोबारा पॉलिटिक्स में आ गए हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको बैन फॉर लाइफ किया गया है। ये उस दिन खाकान अब्बासी साहब असेंबली में तकरीर में कह रहे थे कि ये सीट इनकी है और कभी इंशाल्लाह वापस आएंगे। वो आ नहीं सकते। रिव्यू के अंदर भी बहुत ही कम इम्कान है कि वो है, वो ही इज़ बैन फॉर लाइफ। पॉलिटिक्स में भी नहीं आ सकते, पार्टी के हेड भी नहीं रह सकते, MNA भी नहीं बन सकते, MPA क्या काउंसलर नहीं बन सकते वो। तो ये इस हकीकत से अगर ये समझ लें और उसके मुताबिक करें तो है। दूसरा, नज़र आ रहा है कि ख़ानदान में भी फड्डे पड़ रहे हैं और पार्टी में भी फड्डे पड़ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये थी आज जब डिले हो गई कैबिनेट और शाहिद खाकान अब्बासी को मैं सुन रहा था कहते हुए, उन्होंने कहा कि चौधरी निसार का सवाल पूछा गया कि वो बनेंगे वज़ीर या नहीं बनेंगे, तो उन्होंने कहा ये फ़ैसला उन्होंने भी करना है और हमने भी करना है, हम मशवरे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि चौधरी निसार साहब ने भी करना है कि वो एग्रीड नहीं है। मेरा ख्याल है अपनी शान में बड़ी कमी करेंगे चौधरी निसार साहब कि अपने एक बड़े ही जूनियर पॉलिटिशियन के और इन हालात में जो है वो वज़ीर बने। वो अगर उनका कभी चांस होगा कि दोबारा अपने उस ओहदे पे जिसके वो मेरा ख्याल है डिज़र्व करते हैं पहुंचने का, तो वो ख़त्म करेंगे।
शहबाज शरीफ की कैबिनेट में आना एक और है कि उनकी दोस्ती है, वो एक और शायद सिचुएशन होगी। मगर मुझे शहबाज शरीफ साहब, मैंने कल भी कहा था, बनते हुए प्राइम मिनिस्टर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आज जो नज़र आ रहा है कैबिनेट के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल परसों जब भी आ जाएगी कि 2-3 चीज़ें देखने वाली होंगी कि उसमें मरियम बीबी की मर्ज़ी की वो कैबिनेट होगी कि शहबाज शरीफ साहब का भी कुछ आंसर होगा। हाँ। मरियम की कैबिनेट में कौन कौन से लोग होंगे? मैं एग्जैक्टली यही बता रहा हूँ ना, वो सबसे बड़ा 3 होंगे। एक मरियम बीबी, मरियम औरंगजेब का देखना होगा क्योंकि उनके थ्रू वो मीडिया सेल ऑफिशियली भी चला रही थी। एंड देन बैकग्राउंड में रह के ये देखना होगा कि दानियाल, तलाल जो उनके ग्रुप के हिस्सा हैं, ये लोग वजीर बनते हैं कि नहीं बनते, ये की इंडिकेशन। तारिक फजल चौधरी भी नहीं कैंप कैबिनेट। तारिक फजल चौधरी साहब तो पहले भी कैबिनेट में, दोबारा भी आ जाए तो वो ना नई एडिशन के अंदर ये वाला ये क्लियरली होगा। मगर मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की अगर इसमें मशावरत नहीं रही तो फिर ये फड्डा पड़ जाएगा। इसका मतलब क्योंकि उनको मैं ये कह सकता हूँ कि उनके बड़े करीबी दोस्तों ने भी बताया कि उनको ये शिकवा रहता है कि इस मीडिया मैनेजमेंट का जो ग्रुप था मरियम बीबी का, उसमें सिर्फ खबरें आपके और हमारे और इनके खिलाफ नहीं लगती रहीं, उनको ये गिला है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी लगती रही है और वहाँ से ओरिजिनेट होती रही हैं। आपका सोर्स बड़ा पक्का है, मुझे आपको पता है। आपका और मेरा इकट्ठा ही सोर्स है। तो वो जो है, और वो नहीं, वो सही भी बातें हैं, काफ़ी इस तरह की ट्वीट्स हैं जिनके डबल मीनिंग आप निकाले जा सकते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने अगर इस मौके पे वो ना घुसे पॉलिसी मेकिंग में, कैबिनेट फॉर्मेशन में, तो मेरा ख्याल है कि वो मौका ही नहीं आएगा। शायद वो है क्योंकि लग रहा है कि ये पुराना ऑर्डर ही नवाज शरीफ साहब वाला चलाना चाह रही हैं कि नवाज शरीफ की जगह मरियम बीबी खुद रन करना चाह रही हैं। उनको ये पता है कि अगर ये छोड़ा तो ये नहीं है, जिससे कि मुझे नज़र आ रहा है कि ख़ानदान के अंदर भी नफाक पड़ेगा, क्योंकि ये जो शहबाज शरीफ साहब के डिसीजन से ये था कि ये जो नफाक को रोक लिया गया था, हमारा ख्याल है, और शायद ये सोचना चाह रहे थे कि कोई नया सिस्टम दें, मगर नया सिस्टम नहीं, उसी पुराने निज़ाम से चला रहे हैं। एक और निशानी उसकी ये भी थी कि फवाद साहब देखे गए हैं कि वो उनसे मिल रहे हैं और वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहते हैं और वही कैबिनेट रहती है और 1-2 एडिशंस भी आती हैं। इसका मतलब दी ओल्ड ऑर्डर इज़ कमिंग बैक, विच इज़ नाउ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब डायरेक्टली नहीं हो सकते तो मरियम बीबी रन करेंगी। और पार्टी के अंदर भी नफाक नज़र आ रहा है कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो बहरहाल अगर उनको बिल्कुल, अभी तो चुप हैं, अभी तो सारा आपने देखे ना, अभी तक ये फोरिया चल रहा है। वो जो असम्बली के अंदर था कि नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, ये 2-4 दिन में सब साइड कर जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा ना, फिर ये मामला उठेंगे, अपनी टाइमिंग का इंतज़ार करेंगे और वो उनको एक वो गिला होना भी चाहिए। फाइनली ये है कि हमारा ये ख्याल था कि ये पार्टी ज़ाहिर है किसी ना किसी फॉर्म में कुछ अरसे तक तो लाजमी, कुछ सालों तक ये रहेगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, एकदम तो हवा में नहीं उड़ जाएगी ना। तो उसमें ज़्यादा चांस इस बात का है सर्वाइवल का पार्टी का कि पार्टी के अंदर कुछ अक्लमंद लोग बैठ के देखेंगे जनाब ये माजी में क्या होता रहा है, उससे जान से चौधरी निसार फॉर एग्जांपल मैं आपको नाम ले देता हूं, जो है नहीं उनके करप्शन का इस वक्त सबसे बड़ा जो डिलेमा है वो करप्शन का है और सिविल मिलिट्री की लड़ाई का है। 2 मसले हैं ना बड़े। आपने कहा समझदार लोग, एक का तो नहीं कहा, और कौन है? नहीं, मैं समझदार से मुराद टोटली ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा अक्लमंद। समझदार अपने जो जाती मफाद देखने वाले लोग जो देखें कि जनाब अगर ये उन्होंने अपने मफाद देखने, एक के बाद आपको दूसरा नाम जहन में नहीं आया? मैं ये अक्लमंद से नहीं बता रहा, मैं चेक करना चाह रहा था। अक्लमंद की डेफिनेशन बता दूं। अक्लमंद से मुराद यहाँ पे ये नहीं है कि जो कौम और मुल्क और सल्तनत का भला सोचते हैं, जो अपना जाती और अपनी पार्टी का मफाद देख रहे हैं कि अगर हमने एज ए ग्रुप सर्वाइव करना है तो हमें शायद ये कहना पड़ेगा कि मियाँ साहब बड़ी हो गई है। ये मेरा नहीं लगता कि आपके ख़ानदान इसमें से बचेगा। ये रेफरेंसेस बड़े स्ट्रोक हैं, हमारी जान छोड़ दें और ये कोई ऐसा ट्रांजिशन करें कि इस पार्टी को चलाया जा सके किसी और फॉर्म में। वो होता नहीं नज़र आ रहा। ये आखिरी दम तक वो शहबाज शरीफ थोड़ी सी कोशिश कर सकते थे, पर मुझे लगता है कि उनको भी उनके खिलाफ भी साजिश हो गई है और ये लड़ाई होने जा रही है। आपको भी लग रहा है क्लासेस लड़ाई होने जा रही है, नफाक पैदा हो चुका हुआ है? मैं आज डॉन के साबिक एडिटर हैं अब्बास नासिर साहब, उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था, बड़ा मीनिंगफुल और बड़ा अच्छा ट्वीट था। उन्होंने कहा जी अब तक तो हमें ये बताया जा रहा था कि बिल्कुल हाउस ऑफ शरीफ इज़ इंटैक्ट, हुकूमत बड़ी डटी हुई है, कोई दरार नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन ये देख लें कि 24 घंटे हो गए, अभी तक आप अपना एक वजीर भी अनाउंस नहीं कर सके। हालांकि
रिवायती तौर पर, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जब भी नया वज़ीर आज़म बनता है उसके साथ कोई 8-10 की कैबिनेट जरूर हलफ लेती होती है, कैबिनेट फौरन होती है। ये आप देख लें, मेरा 85 ऑनवर्ड देखते हैं, जितने भी आए हैं, चाहे केयर टेकर बने हैं, चाहे प्रॉपर वज़ीर आज़म बने, फौरी तौर पर 8-10 साथ ही वो आके हलफ लेते थे। पहली दफ़ा मेरा ख्याल हम देख रहे हैं अकेला वज़ीर आज़म साहब बन गए हैं और उनके साथ वो नहीं है, उनके साथ वज़ीरों की उनकी कैबिनेट उनकी नहीं है एक चीज़। सो ये तो उनका जो क्लेम था ना कि हमारे यहाँ बड़ी वो है, यहाँ पे जुड़त है, बड़ी मोहब्बत प्यार है और दुश्मनी की साजिशें नाकाम हो गई हैं, तो अल्लाह के फजल से वो मेरा ख्याल है खुद अपनी पार्टी के अंदर से ऐसी ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं कि जिससे लगता है कि वहाँ पे मामला सेट नहीं हो रहे। ये कुछ भी कर लेना, ये बड़ा मेरा ख्याल है, अगर जो आमिर ने एग्जैक्ट अगर कोट किया है, अगर ये कहना कि जी कि उन्होंने कहा है नए वज़ीर आज़म ने कि जी हमने भी फैसला करना है, चौधरी निसार ने भी करना है, अपने गुनाहगार कानों से खुद सुन, फिर सुन लें, इट्स ए रूड, इट्स इंसल्ट टू चौधरी निसार अली खां। अगर ये वज़ीर आज़म साहब ये फरमा रहे हैं, ये तो ना आने वाली बात हो रही है कि चौधरी साहब अगर आ भी रहे थे ना तो परे ही रहें, जरा दूर ही रहें, कि उन्होंने भी फैसला करना है और हमने भी करना है। आप तो जी आप वो सूरज कहते हैं ना, मशरक की बजाय मगरब से भी निकाल देना। जितने चौधरी साहब को हम थोड़े से जानते हैं, चौधरी साहब तो ना गए, वो तो वज़ीर ना बने, और पहले भी कह चुके हैं चौधरी साहब पे 100 इतराज़ात हम करते रहते हैं, अपनी ज़ात के हवाले से अपने ऊपर वो कोई चीज़ नहीं है, अपनी पर्सनल मैं कह रहा हूँ, बाकी चीज़ों में कर लेंगे। राजपूत की तलवार एक दफ़ा बयान से बाहर आ जाए तो खून चक्के बगैर वापस नहीं जा सकते। एग्जैक्टली तो लिहाजा ये कह देना कि उनको कह देना और वो भी टीवी पे कह देना कि हमने भी फैसला करना है, मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि मैंने एज ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान फैसला करना है कि चौधरी निसार को मैंने लेना है या नहीं लेना। आप तो उनका पूछ रहे हैं ना कि उन्होंने आना है या नहीं आना। सो चौधरी साहब को तो इसमें से कर दें डिलीट। अब बड़ी चीज़ होगी ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी उम्मीदवार थे, उसके बाद वो एहसन इकबाल साहब यकदम वो जो ना गायब हो गए, प्रोफेसर साहब वो भी कहीं पे नज़र नहीं आ रहे, इसहाक डार साहब हैं, उनका सबसे बड़ा मसला है, उनके खिलाफ जो बड़ा फ्रॉड वैसे आपस की बात है, बाकी चीज़ें अकाम में हैं, दुबई, लंदन, हिंद, सिंध अपनी जगह, जो सबसे बड़ा फ्रॉड किया इसहाक डार ने वो चुपके से गायब हो गया। जो 1 करोड़ रुपए का कैश का किया उन्होंने, जो 3 उन्होंने ना बैठ के जैली लेटर पेश कर दिए थे कि ये देखे शेख साहब ने मुझे 1 अरब दिया, वो चुपके से गुम हो गए जी, अभी तक तो है। डार साहब को भी अगर वो वजीर खजाना लेते हैं तो बेल पे होंगे, बेल पे वजीर खजाना पहली मिसाल होगी पाकिस्तान में। शुक्र करें वजीर आज़म साहब भी बेल पे होते होते बच गए हैं। ये कुछ आपको पता है डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे थे हम वजीर आज़म साहब के, इनकी मतलब टाइम हमें इतना नहीं मिला, कल तक हम इनको पढ़ लेंगे, इनकी भी लंबी डिटेल है, काफी सारी तो पुरानी याद है, हम खुद ही आप और मैं ही ये LNG बहुत करते रहे, आधी PhD है हमारी। आप शुक्र करें वजीर आज़म साहब बेल पे होते होते बच गए हैं। सही है। अभी हम छोटी सी ब्रेक में चलते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे तो बढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि शरीफ खानदान के नुमाइंदों की जानिब से अहाता अदालत में खड़े होकर चीफ जस्टिस पर न सिर्फ संगीन इल्जामात लगाए गए, बल्कि इसी जमात ने सालाना $20 अरब पाकिस्तान भेजने वाले 1 करोड़ पाकिस्तानियों की वफादारी को भी मशकूक बना डाला। फॉरेन फंडिंग केस की समाअत के हवाले से भी आपसे बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं। क्लास वैसे उन्होंने ये भी कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में शिफ्ट नहीं होंगे, अपने घर में रहेंगे। मुझे ये याद दिलाने आपने सवाल बड़ा अहम है, इस पर बात करनी है, लेकिन अभी ब्रेक में ना मुझे एक बड़ा इंतहाई मतलब वो इस्लामाबाद में अगर आपने रहना है तो 2-4 आपके वेल इन्फॉर्म्ड दोस्त होने चाहिए। लकीली मेरे भी इस तरह के एक दोस्त हैं, वेल अब कैसे इन्फॉर्म्ड हैं, इनके पास बड़ी बड़ी खबरें होती हैं। उनका मुझे अभी फ़ोन आया है, उन्होंने ये कहा कि पहले तो आमिर भाई को ये बताएं कि जनाब के आपने कहा ना राजपूत की तलवार उन्होंने म्यान से निकल आई है, उन्होंने राजपूत की तलवार अभी म्यान से नहीं निकली, नहीं फिर निकली नहीं, फिर उन्होंने तलवार और न्याम कबाड़िए को बेच दी है। ये फिर तलवार है ही नहीं है, हो तो निकलती है। इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो असल बड़ी इस मुल्क और कौम को खबर, बल्कि उनको खुशखबरी सुनाई जा सकती है अपने वज़ीर आज़म साहब को, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, कि अब तक ये कंफर्म है कि शहबाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, वो आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो नहीं बन रहे, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ही कंटिन्यू करेंगे। सर आपका अंदाज़ा था और हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कह रहे थे ना कि 45 दिन के लिए हूँ या 45 घंटे, जिस पे कल से ये क्या सराहें आ रही थी, अब तक की कंफर्म जो मैं ये खबर आपको 10 महीने तक राबड़ी देवी सेशन चलेगा। तो लिहाजा वो जो है ना, वो जो
अब्बासी साहब जो है ना वो अगले पूरे जो उनके 8-9 महीने हैं ना तो वो पूरे करेंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चौधरी निसार अली खान साहब के पास वो जिरगे जा रहे हैं सर, दोबारा काम शुरू हो गया है। सही। एक वजीर जा रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरे के बाद तीसरा जा रहा है। चौधरी साहब को मनाने की कोशिश जारी है एज यूजुअल। और चौधरी साहब को उन्होंने ओपन ऑफर की हुई है सर। हम तो वजारतें कह रहे हैं कि कौन सी मिलेगी, कि आपको कौन सी वजारत चाहिए हमें बताएं, कि आप वजारत खारजा चाहिए, दाखिला चाहिए, वट एवर, जो भी आप चाहते हैं, कहेंगे दे देंगे, जो कहते हैं दे देंगे। आमिर साहब कह रहे थे जी कि अभी ब्रेक में कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनको बना दें, तो एक ही बात है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मेरा नहीं ख्याल कि शायद खकान अब्बासी के नीचे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और ये आपस की बात है। लोग तो इसको कहेंगे ना, चौधरी साहब पे तनकीद होती रहती है, ये मामूली बात नहीं होती वजारत छोड़ देना, ये आम चीज़ नहीं होती। कह देना बड़ा आसान है, जिसे हल्के की सियासत करनी हो, ये जहन में रखिएगा। वजीर दाखिला होना या वजीर खारजा होना, आपके पास अच्छा खासा क्लाउट होता है लोगों को, मतलब एक तरह का अब्लाइज करने का, लोगों से वोट लेने का। इवन देन 8-9 महीने भी अगर वो वजीर नहीं बनते तो भी ये उनकी मेरा ख्याल इतनी बड़ी बातें भी ना करनी थी कि मैं एमएनए से भी रिजाइन वो उन्होंने क्लियर कर दिया था। वो उन्होंने कर दिया था कि मैंने कल तक, उन्होंने कहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कल तक मेरा फैसला था कि पार्टी भी छोड़ दूंगा, एमएनएशिप। लेकिन कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि मत करें, ये उनसे थोड़ा सा लफ्जों में आगे पीछे गड़बड़ हो गई थी, अदरवाइज उन्हें बात स्टार्ट में की थी। एक चीज़। दूसरी वो ये कहते हैं कि मैं मुशावरत में भी शामिल रहूंगा, मशरूम में रहूंगा, जो कहेंगे मैं शामिल हूं, लेकिन हुकूमत में मैं शामिल नहीं हो रहा। कैसी नाराजगी है क्लास साहब? फिर वजीर बनेंगे, नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, वजीर नहीं बन रहे। वजीर मुश्किल उनका वो नहीं बन रहे सर, उनका वजारत का कोई नहीं है। एक तो उस पर अब आते हैं थोड़ा सा, एक जो आपने सवाल किया है इनका शाहिद खकान अब्बासी साहब का। एक तो ये जो आते हैं ना, हमारे यहाँ 2-3 किस्म के सियासतदान पाए जाते हैं और इनकी वारदात का तरीका बड़ा ज़बरदस्त होता है। एक तो आते हैं यहाँ पे शो करने के लिए और मीडिया बड़ा उठाता है उनको, मैं जी तनख्वाह नहीं लूँगा, मतलब अब तनख्वाह कितनी, 70-80 हज़ार लाख रुपए इतनी। प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तनख्वाह नहीं लेते थे, बाकी सब कुछ लेंगे, वो पक्ष लेंगे, प्रिविलेज लेंगे और क्लाउट। भाई एक आपके पास पैसा बड़ा है तो आप सेनेट में पहुंच गए ना, या आप मेंबर बन गए हैं या वज़ीर आज़म बन के, गरीब आदमी तो नहीं जा सकता वहां पे। आपको पास अच्छा खासा पैसा होती है। ये कुछ एक क्लास का मसला होता है कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे जी, वो हम 1-1.5 लाख रुपया नहीं लेंगे, बाकी हम डजे मार लेंगे, 1-1.5 लाख रुपया तनख्वाह नहीं लेंगे, ये मैटर नहीं करता। हमारी जैसे चूंची गीली नहीं होती। एक है ना उसका सिसालिन माफिया का एक उनका बकायदा एक टर्म है कि अपनी चूंच गीली करना, किसी से माल पानी लेना हो तो उसको कहते थे कि अगर मेरी चूंच गीली करो हजूर, ये उनका बकायदा टर्म है जो इस्तेमाल होती है। सो वो उनकी चूंच गीली नहीं होती, वो भी बड़े रहेंगे, 10 साल बाद बताएंगे मैंने तनख्वाह नहीं ली थी। बाकी बैरून मुल्क दौरे भी किए, उन्होंने गाड़ियां भी इस्तेमाल की, उस क्लाउड के जरिए अपने बिजनेस को भी प्रमोट किया, तल्लुकात भी बनाए, लेकिन तनख्वाह नहीं ली। बस एक चीज, एक और कल्चर होता है, हम वज़ीर आज़म ऑफिस नहीं रहेंगे, या हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम यहाँ पे एमएनए हॉस्टल में नहीं रहेंगे, या आपके मिनिस्टर आके एनक्लेव में नहीं रहेंगे। इसके पीछे वारदात होती है। वो कौन सी होती है? वो होती है कैंप ऑफिस, उसको कहते हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने 5 कैंप ऑफिस बनाए हुए, 5 जो जाती घर हैं उनको डिक्लेयर किया होता है कि शहबाज शरीफ साहब रात को यहाँ जाते हैं, दिन को वहाँ होते हैं, दोपहर को उधर होते हैं, सुबह को नाश्ता वहाँ करते हैं। लिहाजा कैंप ऑफिस इसका डिक्लेयर करके जितने उसके अखराजात होते हैं, सिक्योरिटी के, गाड़ियाँ, चाय पानी, खाना पीना, मुलाजमीन, सिक्योरिटी स्टाफ, सारे का सारा उस घर के लिए मुख्तस हो जाता है, क्योंकि ये वजीर आला हाउस बन गया। यही काम आपके वजीर आजम करते रहे हैं और इवन सदर करते रहे, और इस मुल्क ने अरबों रुपए उन पे खर्च किए हैं। प्राइवेट पे जिस तरह करोड़ों, शायद अरब में 8 अरब सर, 8 अरब रुपए खर्च हो चुका है। मुझे याद आ गया था। आप भी गजनी बन जाते हैं ना, मैं क्या करूं। खैर उसके बाद मसला मैं आपको 3-4 में बताता हूँ। यहाँ फरूक लगारी साहब सदर बने, उन्होंने कहा जनाब चोटी जेनी मेरी जो है ना, क्योंकि मैं वहां पे जाता हूँ हफ्ते में एक दिन, उसको उन्होंने प्रेसिडेंशियल उन्होंने कैंप उन्होंने डिक्लेयर किया। आप भी आज भी जाना चोटी जेरी पे, पूरे का पूरा उस पर अच्छा खासा पैसे लगे, सिक्योरिटी भी आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था, दीवारें ऊंची कर दो, रेनोवेशन कर दो, सड़कें बना दो, चीज़ें कर दो, चलो भी ज़रूरी थी। यहाँ जरदारी साहब वजीर आग सदर बने सर, इन्होंने गड़ी खुदा बख्श आज भी जो है ना, या उसके जहाँ जाते थे नवाब शाह वगैरह, इन्होंने वहाँ पे ये बाकायदा अपनी दीवारें बनवाई, सिक्योरिटी करवाई, अच्छा खासा इनका बिलियंस ऑफ रुपीज़ को उन दिनों मुझे याद है, हमने स्टोरीज की हुई हैं, उस पर खर्चा हुआ। कैंप ऑफिस है जी। ये हमारे दोस्त, हमारे मुल्तानी दोस्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने, उन्होंने अपने घर पे जनाब करोड़ों रुपए के खर्चे करवाए वहां पे, ये मुल्तान वाले घर में। राजा परवेज अशरफ साहब बने, उनका घर डिक्लेयर हो गया जनाब कि ये कैंप ऑफिस होगा, वहां करोड़ों रुपए खर्च हो गए। अब ये इसके बाद मरी वाला इन्होंने बनाया, अभी 50 करोड़ रुपए मरी वाले घर पे लगवाया इन्होंने, ये गवर्नर हाउस जिसको इन्होंने कहा था, 50 करोड़ रुपया। रीजन के सार के मेंबरान आ रहे हैं, सार के मेंबरान को हम लेके जाएंगे, मरी खाना खिलाएंगे, उस पर 50 करोड़ रुपया लगा दिया एक लंच के टाइम के लिए। एक चीज और जाते जाते याद है, सार्क ये सरबराहों को या मुलाकात के लिए 35
आर्मड गाड़ियां ली फॉरेन ऑफिस ने 40 करोड़ रुपए की, वो पता नहीं किसके पास इस्तेमाल में, नो पार्टी नो, वो साफ तो ही नहीं है। अब ये काम कर रहे हैं जनाब हमारे ईमानदार और वेरी ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर कि मैं वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहूँगा। हजूर ये ड्रामे मत करें, अब वहीं रहें। आप किस मुल्क और कौम ने अगर आपको वज़ीर आज़म बनाया है वो इसी काम के लिए बना है, उसका पूरा स्टाफ है, उसकी पूरी की पूरी वहाँ पे खर्चा है, बाकायदा वहाँ पे लोग हैं। ये ड्रामे हमें नहीं चाहिए, ऑस्टेरिटी के भी मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, मैं 45 दिन नहीं रहूँगा। ये अब आप वहीं ठहरें। अब जब अपने सेक्टर में रहेंगे, एक तो वहाँ के रिहायशियों के लिए क़यामत आ जाएगी, डेली वहाँ पे सिक्योरिटी के आपके शहर में मसाइल होंगे, पूरे शहर में रूट लगा करेगा जी वज़ीर आज़म साहब टू 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 करते जा रहे हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए अजाब ना बने इस्लामाबाद में, हम घर से ना निकल सकें कि वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं तो अब आ रहे हैं। फिर सारे का सारा खर्चा जो है आपको वहाँ मिलना शुरू हो जाएगा, आपको चीज़ें वहाँ मिलना शुरू होंगी। आप वहीं पे तशरीफ रखें, इसी काम के लिए वो वज़ीर आज़म हाउस बनाए, चाहे 45 दिन रहना है या 45 घंटे रहना है। आप मजीद हमारे करोड़ों रुपए की डज ना मारें और कल को क्रेडिट लेंगे मैं तो वज़ीर आज़म हाउस ठहरे नहीं था, आप वहीं ठहरे हजूर, अब वहीं रहे। अगर इसका ये मकसद था कि मरियम बीबी को वहाँ पे गुंजाइश देना और थिंग्स एज यूजुअल पुराने ही ऑर्डर रखना, तो वो किया जा सकता है। उनको जो है ऑफिस और वो जो जहाँ पे वो सारा मीडिया सेल था उनको उनकी जगह दी जा सकती है, दोनों काम हो सकते हैं। तो लिहाजा ये पाकिस्तान के लोगों को आके गजनी बनाने का हमारा स्टाइल है ना, और इसको कैश करवाएंगे। और मेरे जैसे तबलची ड्रम बीटर जो है टीवी शोज में भी इसको बढ़ा चढ़ा के बयान करेंगे, वाह वाह, और कॉलम लिखे जाएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कितना बड़ा फैसला है। उसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फैसला सुन लें जो हमारे पैसे बचाना चाहते हैं, जी जी, जिसके डॉक्यूमेंट ब्रेक से वापस आके बताएंगे। जब भी कोई बड़ी खबर आने लगती है उसी वक्त आपको ब्रेक बस हमारे प्रोड्यूसर साथ तंग करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बड़ी खबर, जो एक बड़ी चीज़ है वो क्लासेस साहब से जानेंगे। लेकिन ये भी आपको बताएंगे कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने चेयरमैन नैब को ओहदे पर काम करने से ना रोकने पर भी बहुत अहम सवाल उठा दिया। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस ऑफ फॉरेन फंडिंग के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आप हमें देने जा रहे थे। मैं ये बता रहा था कि जो हमें ये सुना रहे हैं जी मैं अपने घर में रहूंगा और मुल्क और कौम के बड़े पैसे में बचाऊंगा। एक उन्होंने मुआहदा किया था, जरा उसकी थोड़ी सी मैं जल्दी से कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि आमिर साहब के पास और बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। यहाँ पे LNG का जब इन्होंने एक टर्मिनल बनाने का ठेका दिया, उनकी ज़रा थोड़ी सी वो उनकी फरमा रहे मुल्क और कौम के ख़जाने का कितना ख्याल हमारे दोस्त शायद खकान अब्बासी साहब फरमा रहे थे। LNG का इन्होंने एंग्रो के साथ डील की, टर्मिनल बनाएंगे, बाकी तो छोड़ दें, उसमें लंबी कहानी है, कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, हमारे पास भी थी पहले, लेकिन हमने जिक्र किया था लेकिन पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था। ये जो नैब का रेफरेंस था, जो चेयरमैन नैब ये कमर जमान चौधरी साहब एज यूजुअल खा पी गए इस पूरे के इस रेफरेंस को। इंपॉर्टेंट चीज़ इंक्वायरी को उसी स्टेज पे किल कर दी, वो नैब कराची ने भेजी, और नैब कराची ने जिन लोगों को इसका जिम्मेदार करार था वो भी नाम मैं थोड़े से बताऊंगा कि कैसे इस मुल्क में डजें मारी जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रा सुने यहाँ पे आमिर साहब कि उसकी टर्मिनल की जो कास्ट थी, ये जरा ये मुल्क और कौम के लोग सुन रहे हैं जो वजीर आजम अपने घर रहना चाहते हैं, मैं वजीर आजम हाउस नहीं रहूंगा, कौम की बचत फरमा रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा। इसकी जो कास्ट थी उस वक्त वो 30 से लेके $40 मिलियन तक की थी कास्ट ये टर्मिनल की। इन्होंने बाद में मिल के, इसमें इनके मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स भी थे, अकॉर्डिंग टू नैब रिपोर्ट में कोट कर रहा हूं, इन्होंने उस बिड को लेके गए 120 से 130 मिलियन डॉलर। आमिर साहब तकरीबन $100 मिलियन की पर ईयर की डज मारी गई है, जिसको इन्होंने और ये अगले 15 साल तक का मंसूबा है ये कि जो चीज बन सकती थी 30 से 40 मिलियन डॉलर की, ये नैब की रिपोर्ट कह रही है इंक्वायरी कराची की, उसको इन्होंने कोट करवाया 120-130 मिलियन डॉलर तक, $100 मिलियन मोर। आगे सुने, इस पे भी बस नहीं हुई, उनकी जीरो इसमें ना उनकी आ रही थी, उनके ओनरशिप आ रही थी उसके एंग्रो वगैरह की। आगे सुने, एक डील में क्लास ऐड की, जो आज कहते हैं वजीर आजम हाउस नहीं रहूंगा, पैसे बचाऊंगा इस मुल्क और कौम के, डील में क्या क्लास ऐड की इन्होंने कहा जनाब कि अगर इस टर्मिनल को LNG गैस जब आएगी, अगर ये टर्मिनल एक दिन भी इस्तेमाल ना हुआ, भाई जहाज को आते हुए कितने दिन लगते हैं, कतर से अगर आ भी रहा है 2 दिन 5 दिन 10 दिन कुछ तो लगते होंगे ना, फौरी तौर पर जहाज तो नहीं है ना कि 1 घंटे बाद लैंड कर जाएगा, बहरी जहाज है ना जो वहां से भर के आना है। इन्होंने मुआहदा किया, या ऑस्टेरिटी जिनको पाकिस्तानी कौम की टैक्सेस की बड़ी फिक्र थी, उस दिन कह रहे थे टैक्सेस देने जरूरी है, $2,72,479 $2,72,479 हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तानी टैक्स पेयर डेली कैपेसिटी चार्जेस देगा, क्योंकि टर्मिनल इस्तेमाल नहीं हो रहा।
और वो 10 माह तक नहीं था हुआ, मुझे याद पड़ता नहीं हुआ था, वो पेमेंट की गई, उस करोड़ों डॉलर ये दे चुके हैं क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये इतना बड़ा ये छक्का पाकिस्तानी तारीख में नहीं लगा कि किसी पार्टी को ये डील दी गई है कि आपके अगर हमने फैसिलिटी इस्तेमाल ना की तो हम आपको रोजाना का $2,72,000 देंगे। और पिछले मेरे जरा ये कह रहे थे जून से अब तक कोई जहाज नहीं आया, तो ये पिछला 30 दिन के लगा लें, ये 30 दो कितने बनते हैं सर, 60-70 लाख डॉलर उनका बिल घर बैठे बन गया। और ये 15 साल की डील की है उस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो उस दिन कह रहा था कि पार्लियामेंटेरियन टैक्स नहीं देते और मैं अपने घर में रहूंगा इस्लामाबाद में ताकि मैं यहाँ खजाने पे बोझ ना बनूं। हजूर आपने 30 से 30 मिलियन डॉलर का जो टर्मिनल की कास्ट थी आपने 120-30 मिलियन डॉलर करके आपने उस पर दी, और प्लस आपने $2,72,000 पर डे, आई एम रिपीटिंग, पर डे, और बड़े बड़े दिनों कई के हफ्ते इस्तेमाल फैसिलिटी नहीं होती। एंग्रे वाले घर बैठ के ये माल बना रहे हैं इस मुल्क और कौम का। और मैं लास्ट इसमें बताता जो इनके साथ कौन कौन लोग थे, जरा कौम को पता चले कि कौन कौन से लोग इस डाके में जो डे लाइट रॉबरी हुई है। इसमें इमरानुल हक साहब थे, CEO एंग्रो के, सर ये नाम लिखे हुए मैं उनके दे रहा हूँ। इसमें जुहैर अहमद सदीकी साहब थे, XMD इनके SS GC थे सर, आमिर साहब, और भी इसमें लोग थे। इसमें मेरा ख्याल शोएब अहमद वारसी साहब हैं, XMD हैं सर। ये वो लोग हैं आमिर साहब, ये वो आप मुल्क और कौम के खजाने के कस्टोडियन हैं जो एंग्रो को ये डील दे रहे हैं कि अगर हमने आपकी फैसिलिटी इस्तेमाल ना की एक दिन भी डेली हम आपको $2,72,000 देंगे। और 2014 से पाकिस्तान ये चीजें पे कर रहा है जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था। हम इस पे 2-3 प्रोग्राम कर चुके हैं इस पे भी, और फिर जो इसके बाद सेकंड टर्मिनल जो इकबाल जट अहमद साहब कोशिश कर रहे थे लेने की, उसकी भी बड़ी स्टोरी है। उसके बाद फिर ये कतर की जो डील है LNG की, वो तो पार्टनर है वो उसके अंदर जो कि अब ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि ये इनके पार्टनर हैं। तो पहले ये निकल गए थे प्रोजेक्ट, अब चूंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो इनके ऊपर टेलीस्कोप लगेगी। और नैब में जिस तरह की हुदैबिया दोबारा खुला है उसी तरह ये दोबारा खुलेंगी, क्योंकि ये QZ कमर जमान चौधरी साहब के ज़माने में ये किल की गई हैं और उन पे हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के जो स्ट्रिक्चर्स आ चुके हुए हैं। ये तमाम जो फैसले, जो तमाम केसेस जो उन्होंने फारिग किए हुए ना लाखों करोड़ों अरबों रुपए के, ये सारे के सारे दोबारा इन पर नज़र पड़ेगी, जुडिशल ओवरसाइट पे होगी। और उसकी सबसे बड़ी आज निशानी जो आज की खबर है कि उसको भी कर लें, वो तो ये है ना कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो हैं वो तयन कर दिया गया उनको कि वो जो रेफरेंसेस हैं इसको ओवरसाइट उनकी होगी। अब ये एक समझ भी आती है लॉजिक, और शायद एक उम्मीद भी हम कम अज़ कम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही लगाए जाएंगे। वो इसलिए कि बाकी 2 जज हज़रात ने क्योंकि रिटायर होना है और ये टाइम बाउंड है, और दूसरे पहले 2 जो जज थे जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार जो हैं वो क्योंकि JIT के अंदर शामिल नहीं थे। तो इसीलिए यही बचते थे जिनको पूरे केस का अदराक है, उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, उनको पूरा अजबर है और हमें भी अजबर है। तो अब ये जो बहाने लोग कर रहे हैं कि जी तनकीद जो इधर की तफ्तीश ना हो, वो तमाम वकला हामी जो कि गवर्नमेंट से अभी शोर बड़ा मचा रहे हैं कि जी 92 चैनल वाले हमारा वर्जन नहीं ले रहे, लेंगे इंशाल्लाह। वो उनके गवर्नमेंट के वकील रहे हुए हैं एक जगह, वो बताएंगे सारी तफसील कि कहाँ से डायरेक्टली लिंक है, वेस्टेड इंटरेस्ट कैसा है, क्यों शोर मचाया जा रहा है कि तफ्तीश ना हो कि जी ये देखें वो कैसे हो सकता है कि अपील नहीं क्योंकि होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। भाई साहब इस तरह के 50 पहले केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करती ही रही है, उस वक्त तो कभी शोर नहीं मचाया था। और यहाँ पे दूसरा जो आप कह रहे हैं कि जनाब बड़ी छोटी सी ग्राउंड के ऊपर, छोटी सी चीज के ऊपर वो चूहा पहाड़ में से निकला, भाई साहब पहाड़ पहले भी एक जो जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार की और बाकी जजेस के अंदर पूरा पहाड़ था। चूहा तो उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट लिया ना जिसके अंदर जो कामी वाली बात थी, उसके पीछे पहले भी पहाड़ था। दूसरा पहाड़ ये रेफरेंसेस में, जब रेफरेंसेस में अगर ये लोग पकड़े गए और ये रेफरेंसेस साबित हो गए, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने वर्जन देना है, अब बारे सबूत खत्म हो गया, अभी सिंपली उनसे पूछा जाएगा इसके अंदर कि जनाब आप जस्टिफाई करें कि आपके पास ये पहले सिर्फ 4 फ्लैट्स थे, अभी उन्होंने जजमेंट में 16 कंपनियां लिख दी हैं और उसके अलावा उन्होंने लिख दिया बाकी भी एहसासे। आप सिंपली बता दें कि आपके और आपके बच्चों के एहसासे आपने कैसे लिए, अब ये इन्होंने करना है। और अगर उसमें ये साबित हो गया कि ये नहीं साबित कर सके तो फिर ये जजमेंट सही नजर आएगी
कि जनाब ये जजमेंट ऐसे नहीं दी गई थी, और वो जुडिशरी इंश्योर करेगी जितना उन पे अटैक करेंगे, जितना ये कीचड़ फेंकेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के उतना ही उन पे लाजिम हो जाता है टू प्रूव देमसेल्व्स कि हमने ये जुडिशियस फैसला किया था। ये रेफरेंस का पूरा करवाने का मतलब ये होगा कि जनाब ये देखें, ये थे वो सासे असली में जो आपने हमें नहीं थे दिखाए, ये थे वो जराए जिसकी बेसिस पे आपको निकाला गया। जिन रेफरेंसेस की आपके बात की है, चेयरमैन नैब के हवाले से भी बड़ा अहम सवाल उठा है, उसको तो हम बात करेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी बात करेंगे, और कुछ बात होगी आयशा गुललाई साहबा की भी, जिन्होंने बड़े संगीन इल्जाम तो लगाए थे इमरान खान साहब पर, लेकिन कोई सबूत क्यों नहीं पेश कर सकी। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस ऑफ फॉरेन फंडिंग केस की तो हम बात करेंगे, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों की वफादारी को मशकूक बनाने की कोशिश की गई है, मगर अहाता अदालत के बाहर क्या हुआ वो तो आपने भी देखा होगा। मैं अभी इस पे करता हूँ, एक पाकिस्तानियों के लिए एक मैसेज है इंडिया से आया है, लव लेटर फ्रॉम इंडिया। चलिए फिर तो जरूर सुनेंगे, वो जरा सुने, जरा वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़ा शॉकिंग एक मैसेज भेजा। उन्होंने कहा जी भाई मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, आपने अभी जो कैपेसिटी चार्जेस आपने बताए हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई फैसिलिटी पर डे इस्तेमाल ना हो, $2,72,000 अगर किसी कंपनी को पाकिस्तानी हुकूमत दे रही है, कहती आप तो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आपका शुमार होना चाहिए, आप तो सोना देने वाली मुर्गी बन चुके हैं। उनको ये बता दें इसके साथ में कि हम जो ये सेनेट को जो फिगर्स दिए गए हैं, IPPs को तकरीबन 86 अरब रुपया कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, बिल्कुल नए बना रहे हैं, रोज कहते हैं हमने नया बना दिया, फलाना अकाउंट खोल दिया एनर्जी का, पुराने ठीक नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर 86 अरब रुपया कैपेसिटी चार्जेस हैं। उनसे कहें कि ये वो गांव माता है जिसको हम मिल्क किए जा रहे हैं उन्होंने ये लिखा है, दूध निकलता जा रहा है, आप शारे चल रही हैं। आगे सुने, वो हमारे इंडियन दोस्त लिखते हैं, उन्होंने जनाब जो आपने कैपेसिटी के बताए हैं कि $2,72,000 पर डे दे रहे हैं, अगर यूज नहीं हो रही कैपेसिटी, आप तो सोने देने वाली मुर्गी हैं, और लगता यह है कि सारे का सारा जो सोना है ये खुद खा जाते हैं, मतलब अंडे जो हैं सोने के ये सारे के सारे ये खुद खा जाते हैं। इसके बावजूद इतनी दौलतमंद है पाकिस्तान कि आपकी इकॉनमी अभी भी सर्वाइव कर रही है, अभी भी चल रही है। मतलब उनका ये है, हमारे इंडियन दोस्त का, इतनी लूट मार के बावजूद इतना सारा यहाँ पे आपने सोने की मुर्गी अंडे दे रही है और खाए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी पाकिस्तानी इकॉनमी चल रही है। उसने कहा दाद देते हैं जी आपको, अगर आपके मुल्क में इतनी कैपेसिटी है कि $2,72,000 एक कंपनी को दे रहे हैं महीनों तक, वो फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं करती, और इस पर साइन कौन करता है? इस पे साइन करता है जनाब इस मुल्क का जो अब वजीर आजम बना है शाहिद खकान अब्बासी साहब, वो इस डील को करता है। 30-40 मिलियन डॉलर की बिड जो थी $130 मिलियन में लेके जाते हैं, वो अलहदा पैसे। और मैंने अभी अपने साल डेढ़ में 2 साल में मुझे याद पड़ता है वो पैसे जितने खर्च रहे थे ना, वो सारे पूरे हो गया, प्रॉफिट पे चल रहा है। आप सुने, अभी मैं अपने उन पे बम शेल छोड़ दूं, अपने इंडियन दोस्त पे, हमसे जेलस हो रहे हैं ना कि हम कितनी तरक्की कर गए हैं। वहां तो सोचा नहीं जा सकता कि किसी को बैठे बैठे $2,72,000 की कोई 10 लाख जैसे सोने की मुर्गी अंडा थे। वो उनको बता दो, ये 15 साल की डील है हमारी एंग्रो के साथ, और पर डे इतना है, पर डे हम देंगे उनको $2,72,000। आपने जितना जलना है ना हमसे, हमारे भारतीय दोस्तों ने जल नहीं, हम तो देंगे। ये आमिर साहब आगे की सुने जरा जनाब, आज सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, जरा फंडिंग पे हम आते हैं। आज वहाँ पे जो हमारे वो गए हुए थे, हमारे दो उसको कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, राना अशरफ साहब और हमारे सदीक जान, आज उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वहाँ शरीफ खानदान के जो वहाँ पे गए हुए थे नुमाइंदे गए हुए थे, ऑफकोर्स दानियाल अजीज साहब लीडिंग रोल में होते हैं, पता नहीं वजारत इस दफा न मिली तो फिर उसके बाद क्या होगा देखते हैं। उन्होंने आई डायरेक्ट जो उन्होंने आई रिपोर्ट हुआ है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे अटैक किए हैं, उन्होंने दानियाल अजीज साहब पे। वो बड़ी वैसे जल्दी में है, बड़े रश है, को लगता है ये है। उन्होंने ये कहा है जनाब कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान ये आप उनके साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। और उन्होंने शरीफ खानदान के तर्जमान ने साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब के भी उन्होंने इंसल्टिंग स्टाइल में उन्होंने उनका जिक्र किया। जो चला जाता है उसकी इंसल्ट करना तो आसान हो जाता है वैसे ही। और मुशर्रफ की तरह उन्होंने दावा भी फरमाया है दानियाल अजीज साहब ने कि मैं डरने वरने वाला नहीं हूँ। मुशर्रफ साहब भी कहते थे मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ, वापस भी आने को तैयार नहीं है। उस दिन आपको भी कह रहे थे शो में, मैं डरता डरता नहीं। कौन है, किसको जुर्रत हुई, गुस्ताख कौन गुस्ताख है? आप पाकिस्तान का इतना शहरी आमिर मतीम जी। सो अब ये सारे जी हमले उन पे तेज हो गए जी, इन पे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पे। और करने वाले वो हैं जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को पहले फै लगवाया
आप वो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होकर इनको लगवाएंगे फै और फिर विक्ट्री के निशानात बना के अगली तीसरी चौथी हुकूमत में शामिल हो जाएंगे। लास्टली मैं टच कर लूँ जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है फॉरेन फंडिंग का, आज तो हद कर दिया अकरम शेख साहब ने। उन्होंने कहा जी 1 करोड़ पाकिस्तानी को हम पाकिस्तानी मानते नहीं है। अकरम शेख साहब को वही ख्वाजा आसिफ वाले अल्फाज उनको दिलाए जा सकते हैं, हजूर ये मुल्क जो है ना 1 करोड़ पाकिस्तानी की वजह से चल रहे हैं। आप तो ये काम कर रहे हैं ना, हमारे इंडियन दोस्त शॉक में चले गए कि पाकिस्तान में $2,72,000 पर डे आप किसी को देते हैं, सारे डॉलर वहीं से आ रहे हैं या इसाक डार साहब ने। आप कौम को समझ आइए, $35 अरब जो आप ये कर्जा लेके आए हैं इसाक डार 4 सालों में, ये डॉलर कहाँ भेजे जा रहे हैं, वाया भटिंडा किसकी जेब में जा रहे हैं? तो जनाब वो सारा पैसा वही पाकिस्तानी आपको भेज रहे हैं। मेरे मैंने सवाल पूछना है बड़ा अहम, इन्हें इमरान खान की फंडिंग पे तो सबको इतराज़ हुआ है, हम पहले भी करते रहे हैं। यहाँ पे फॉरेन ऑफिस के इनकी पफवा NGO है जिसके एजाज चौधरी साहब की मिसेज जो है, जो आजकल पाकिस्तान के वहाँ पे एम्बेसडर लग गए हैं, उसमें अमेरिका में तारक फातमी साहब की वो भी रही हैं, उनकी मिसेज भी रही हैं ज़ारा फातमी साहबा, ये NGO चलाते रहे। इन्होंने यहाँ पे 26 फॉरेन ममालिक से 26 उनसे इन्होंने $26,000 का डोनेशन लिया अपनी इसके लिए। आज वो कह रहे थे कि किसी फॉरेन कंपनी से या किसी फॉरनर से आप डोनेशन नहीं ले सकते। मुझे समझाया जाए, मैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सवाल रखना चाहता हूँ अकरम शेख साहब से भी, कि मुझे समझाया जाए कि कैसे फॉरेन ऑफिस की NGO ने जाके उन्होंने जहाँ 26 फॉरेन जो हमारे यहाँ एम्बेसीज हैं गैर मुल्की, जिसमें तुर्की, बहरीन, बांग्लादेश, क्यूबा, मिस्र, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी अरेबिया, फिलीपींस, हॉलैंड, ये आपको नाम बता रहा हूँ, यहाँ इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, लेबनान, रशिया, इवन अमेरिकन, UK शामिल है। और तारक फातमी साहबा की बेगम ने $70,000 जो है उन्होंने जाके उससे लिए है जापान एम्बेसी से। मुझे समझाया जाए ये फॉरेन फंडिंग जो है, जो फॉरेन ऑफिस की NGO ले रही है, वो आपने जायज करार दिया हुआ है, उस पर कोई केस नहीं है, कोई उनको नहीं बुलाया जाता, उन पर मुकदमा नहीं चलता। तो यहाँ पे इमरान खान साहब का जो पैसा है उस पर जनाब मुकदमा चल रहा है, उनको किया जाए। मेहरबानी फरमाएं, एक सुओ मोटो लेके इस केस को भी मेरा ख्याल है साकिब निसार साहब जरा अटैच कर लें फॉरेन ऑफिस वालों को, किस कानून के तहत आपने जाके फॉरेन एम्बेसी से, गैर मुल्की एम्बेसी से पैसा लिया है। बिल्कुल, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेके आ रही हूँ, आयशा गुरेलाई साहब की भी बात करेंगे, लेकिन इस सवाल मेरे पास सवाल का कोई जवाब नहीं है। मैं आयशा गुरेलाई पे आ जाता हूँ कि हम कल भी बड़े मोहतात थे, आज भी बड़े मोहतात हैं कि हमारे लिए ये बहुत ही हसास टॉपिक है ख़वातीन की हरासा करने का, कि ये बिल्कुल भी इसकी ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, और इसलिए बहुत मोहतात होकर बात करते हैं। मगर ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि उन्होंने अभी तक कोई सबूत नहीं दिए, उनको सबूत देने चाहिए। और वो जो कह रहे हैं कि जी 2013-14 के अंदर कोई थी मैसेजेस थे, तो वो 3-4 साल ये सवाल आ जाता है कि वो क्यों चुप रही। फिर उन्होंने ये भी एतराफ़ कर लिया कि हाँ उन्होंने NA1 की जो है ना टिकट मांगी थी। तो ये बड़े ही संगीन इल्ज़ाम है, वो सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये इस तरह की, और नून लीग वाले जो इसको इशू बना रहे हैं, ये आज मुझे आयशा अहद बीबी जो हैं उनके कोई मैसेजेस आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे, वो मुझे ये कह रही थी कि जनाब ये जो सवाल इन पे इमरान खान पे अटैक कर रहे हैं, तो मुझे भी कोई इंसाफ दिलवा दे, उनका भी बड़ा केस है। बैकग्राउंड बताएं ना जरा लोगों को। आयशा अहद जो हमजा शहबाज शरीफ साहब की साबिक बीवी हैं, और उनका अदालतों के अंदर वो उनका केस बड़ा, अदालतों में सब थोड़ा मैं उसको करेक्ट कर दूं, पहले उन पे पर्चा करवाया गया, उनको गिरफ्तारियां हुई, उनके करीबी उनको रिश्तेदारों को लिया गया, थानों में उनको आयशा अहद पे टार्चर किया गया, मारपीट की गई, तशद्दुद किया गया। ये आयशा अहद पे जो उसकी हमजा शहबाज पे उन्होंने इल्जामात लगाए थे कि इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल करते हुए मेरे ऊपर इन्होंने तशद्दुद करवाई। आयशा अहद का था जो केसेस का नहीं कर रहा था, वो कह रही थी कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद करने जा रही हूँ उसके ऊपर, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं है। इसी तरह ही ये पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे थे, ये आसिफ ज़रदारी साहब को बड़े अयान अली के हवाले से बड़े सवालात देने हैं। तो ये सभी तरफ ये है, पता नहीं अच्छी बात है या बुरी बात ये है कि इस तरह के जो ये इल्ज़ामात ज़ाती ज़िंदगियों पे लोगों पे रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की शादियों पे भी रहे हुए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पाकिस्तान के अंदर वोटों में पड़ा। ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, जो भी है ये वो है। मगर ये इंडिया की मैं थोड़ी सी मिसाल देना चाहूँगा कि उनके यहाँ एक बड़ी खूबसूरती है कि ज़ाती ज़िंदगी की, प्राइवेसी की जो एक इज़्ज़त की जाती है, कि वाजपेयी साहब जो थे उनकी बचपन का इश्क था, उन्होंने शादी नहीं की, मगर बाद में उनकी जब बेवा हो गई शायद मिसेस कॉल, उनके घर में रहती थी। उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी बेटी नमिता को उन्होंने मुंह बोली बेटी अपना बना लिया था, और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही रहीं।
पूरे हिंदुस्तान को पता था, किसी ने उसको स्कैंडलाइज नहीं किया था। और जब वो फौत हुई, तमाम पाकिस्तान, इंडिया, हिंदुस्तान के लीडर्स जो थे उनके घर अफसोस करने गए, जिस तरह उनकी वो बीवी थी, कभी नहीं लास्ट। और लास्टली जिस तरह मोदी साहब की जो शादी है, अब वो करने को स्कैंडलाइज बहुत की जा सकती है कि वो उस वक्त जवानी में शादी करके वो छोड़ के चले गए थे, सारी उम्र पूछा ही नहीं है, इक्का दुक्का खबर आती है, स्कैंडलाइज नहीं होता। तो सियासत का और जाती जिंदगी का ना थोड़ा थोड़ा वो अलग ही रहना चाहिए। लास्ट लाइन बिल्कुल मेरा ख्याल है आयशा, इनको गुल अली साहबा को हमने कल भी सुना, आज भी सुना, ठीक है, मतलब कल तक इमरान खान से 4 घंटे वो लड़ती रही हैं, उनको कोई मसला नहीं था। शी बैडली स्टैंड, मेरा ख्याल है एक्सपोज्ड। उन्हें कोई शिकायत थी उसी वक्त ही उसको अनाउंस करना, जिन्होंने हरास नहीं होना होता ना, इन्होंने 2013 में चुपके से पार्टी से इस्तीफा देती चली जाती। ठीक है, लेकिन ये आप अभी बात बंद नहीं छोड़ रही, बिल्कुल सीट नहीं छोड़ रही। और 1 साल की खामोशी आखिर क्यों इख्तियार की गई? पिछले साल कहती हैं कि आखिरी मैसेज आया था, 1 साल की खामोशी किस मसले के तहत थी? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।